रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का देते थे, बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था, आजू बाजू एक एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुर में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे। एक चारपाई थी, चारपाई चौड़ी थी, फिर भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य न हो पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई की आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीज़ों के लिए टिन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बा डिब्बी दिए थे। आटा रखने के लिए टिन का एक सुंदर नया डिब्बा था। यह अस्पताल के पलस्तर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार के खाली डिब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था, यह जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था, चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल और आटा वे झोले में रखना चाहते थे, चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की पर्ची में बैटरी के खोखे में 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिनी कोने को चौका बना दिया गया था। दूसरी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा था। वहाँ दीवार के बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी, तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था, यह फर्सी पत्थर कहलाता। पास में एक बेलसोंडा नाम का गांव था, वहाँ इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक में लदकर खदान से इधर उधर पत्थर जाता। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 टट्टियाँ लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी, रात को टॉर्च या ढिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाज़ा ज़मीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर डिबरी रख दो तो बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपये का कमरा और 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। घर गृहस्थी के टट्टी के इंतजाम में वे ठगा गए थे, पर यह जरूरी था। पैदल कुछ दूर निकल आने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे आते थे, घुसने की जगह नहीं होती, इसलिए रोकने से नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती तो वे रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते हैं, किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी मंत्र से हाथी को बैठाया हो। तब रघुवर प्रसाद भी मंत्रमुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदरा था। संभलना कहकर हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूदा बूदी हो रही थी। बंद छत्ता हाथ में था। जिस हाथ में छत्ता था, हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, यह निश्चित करने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ता। शुरुआत में तो वे ज़्यादा झुके रहे, कुछ देर बाद तन कर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था।
वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं उन्हें नहीं मालूम था। साधु ने भी टोका नहीं था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है। औरतें दिख रही थी, पास पड़ोस से आ जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ गवनई सुनाई दे रही थी, शायद उनके ही घर में। उनका दिल धड़कने लगा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे से चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर फिर बैठ गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा। वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़ी समझ में आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठा हो गए थे। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। पहले उतर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा। उतरते उतरते गिर पड़े तो? हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। चारपाई को भी उन्होंने हटा लिया था। तभी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतें बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुवर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक्क से किया होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुवर प्रसाद को हाथी से आया देख लेने का हुआ होगा। हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान भी होती हो। साधु ने रघुवर प्रसाद के उतरने के लिए हाथी को नीचे बैठाया। रघुवर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपए का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दें, यह वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्के को सूंड से उठाकर साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे, मित्रवत हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसीलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता है माँ हो, पत्नी ना आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हों, पर गवनई क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था, जो पत्नी के आने और न आने की तरफ दौड़ता रहता था। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए हुए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। 1-2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी, बहू को पहुंचा दो। बहू का मन नहीं लग रहा है, उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उन्होंने कहा। यह पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़ा ज़्यादा भेज दिया करो। छोटू की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहू ने बहुत सेवा की। तब तक तो वह ठीक हो गया था, अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे? चिट्ठी नहीं मिली, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी लिखी हो और उसे ना मिली हो? पत्नी क्यों लिखेगी? वह भी नहीं लिख सके तब? कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेजे? घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा। पूछते रहने पर वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, थके हो गए, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती, वहाँ कौन देखता। आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज़्यादा कप बसी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज़्यादा कप बसी नहीं थी, यही एक कप बसी थी जिसे रघुवर प्रसाद ने उठाया था। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर देहरी के पास उन्होंने कप रख दिया था।
स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया और उसे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारने सीढ़ी की तरफ इस तरह बैठ गए थे कि वे अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर, चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतारकर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है?